हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेनेसा के बारे में। तो रेनेसा शुरू हुआ था 1485 से 1660 के टाइम पीरियड को माना जाता है और 1660 से रेस्टोरेशन शुरू हो गया था। तो रेनेसा इज़ अ फ्रेंच टर्म विच मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल। तो रीबर्थ ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट इन द 14 टू 16th सेंचुरी ऑन द ओल्ड क्लासिकल मॉडल्स। तो 14th सेंचुरी में ये इटली में शुरू हुआ था, उसके बाद यूरोप आया, इटली से यूरोप, सॉरी फ्रांस, इटली से फ्रांस आया और फ्रांस से यूरोप पहुंचा था। तो ये वहाँ तक फ्रांस से यूरोप तक पहुँचते पहुँचते इंग्लैंड तक पहुँचते पहुँचते 100 ईयर्स से भी ज़्यादा लगे थे, मोर देन 1 सेंचुरी। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस टाइम पीरियड में जो पुराना एंशियंट टेक्स्ट था ग्रीक या रोमन लिटरेचर का, उसको लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और दो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट मान सकते हो आप, दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है रेनेसा के स्टार्ट होने में। जैसे ये 1485 है ना, तो इसमें दो बहुत ही, एक तो ला मार्टे डी ऑथर पब्लिश हुआ था जो थॉमस मैलरी का था, और एक था एंड हो गया था वार ऑफ रोजेस का। तो एक तरह से इंग्लैंड में मोनार्की जो डायनेस्टी शुरू हुई थी टूडोर की, वो शुरू हो गई थी। उससे पहले तो लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ होती रहती थी कि कौन राज करेगा, किसका रेन होगा। तो उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ गई थी, वॉर ऑफ रोजेस का एंड हो गया था 1485 में। द क्लासिकल लिटरेचर केम टू यूरोप, गुटनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटेड इट इन यूरोप। तो गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी, वो आई थी 1450 में यूरोप में। तो ये जो फ्रांस का इटली का टेक्स्ट था वो एक तरह से यूरोप में आ गया। और इंग्लैंड में कब आया था, इंग्लैंड में आया था कैक्सटन ने, जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी ये आई थी 1476 में। तो पहले गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में आया, देन कैक्सटन प्रेस बॉट इट टू लंदन, इंग्लैंड। यूरोप विच वॉज संक इन डार्कनेस वॉज ग्लोइंग विद द बीम्स ऑफ नॉलेज इन द बिगनिंग। रेनेसा स्टार्टेड इन इटली, सबसे पहले रेनेसा इटली में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वो फ्रांस आया और फ्रांस से इंग्लैंड आया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मोर देन 1 सेंचुरी लग गया। और काफ़ी डिस्कवरी हुई थी इस टाइम पीरियड में, साइंस ने भी बहुत ग्रो किया था। तो उसमें क्या था, एक तो वास्को डी गामा था जिन्होंने अर्थ के बारे में बताया था, कोलंबस था जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। उससे पहले लोग सोचते थे कि अर्थ के बाहर चक्कर लगाते हैं, सन है या जो भी है, मून। तो कोपरनिकस ने जब ये सोलर सिस्टम डिस्कवर किया तो इन्होंने बताया कि अर्थ चक्कर लगा रही है सन के बाहर। और गैलीलियो की जो डिस्कवरी थी, जो प्रिंटिंग प्रेस था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो सारा टेक्स्ट था वो बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस होने लगा, लोगों तक पहुंचने लगा, लोग पढ़ने लगे। तो जो बुक्स वर प्रिंटेड एंड फिलोसफी साइंस एंड आर्ट वर सिस्टमेटाइज्ड। उसके बाद रेनेसा का एक जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म विच मीन्स मैन कंसर्न विद हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इटली बाय Dante, Petrarch and Boccaccio in the 14th century, and from there it spread to the other countries of Europe. तो ह्यूमैनिज्म सबसे पहले इटली में, और जो पेट्रार्क है उनको एक तरह से फादर ऑफ रेनेसा माना जाता है, फादर ऑफ रेनेसा माना जाता है पेट्रार्क को। तो इन्होंने जो ह्यूमैनिज्म पे इम्फेसिस था, ये था कि पहले तो गॉड को ही सुप्रीम माना जाता है कि गॉड ही है, मतलब सब कुछ गॉड ही करते हैं। तो यहाँ पे लोगों का फोकस ह्यूमन पे आया कि ह्यूमन कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ, वो अपने आप में चेंज कर सकता है, अच्छा परफेक्शन तक पहुँच सकता है। तो लोग ह्यूमन के बारे में सोचने लगे थे। और इस टाइम जो चर्च में रिफॉर्मेशन हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। रिफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रेनेसा टाइम पीरियड में, क्योंकि रिफॉर्मेशन से एक तरह से लोगों का जो विश्वास था कि पहले तो वो गॉड को ही सुप्रीम मानते थे, गॉड गॉड का ही रोल था पूरी सोसाइटी में और कुछ नहीं था। उसके बाद एक तरह से उनका वो विश्वास हिल गया, मतलब आइडेंटिटी उनको लगे कि एक तरह से डेंजर में है। दो बार ये टाइम पीरियड आया, एक तो ये रिफॉर्मेशन के टाइम में जब ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, और उसके बाद एक आया था 1859 में, जब वो डार्विन की बुक आई थी, स्पीसीज करके, सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज या कुछ था, जो डार्विन की बुक आई थी, उससे भी लोगों का विश्वास बहुत हिल गया था। तो ये रिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दांते, पेट्रार्क एंड बोकेशो इन द 14th सेंचुरी, एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। रेनेसा प्रोवाइड्स द फाउंडेशन टू द मॉडर्न एज। तो एक तरह से ये फाउंडेशन है मॉडर्न एज के लिए, जो रेनेसा टाइम पीरियड है। द टर्म रेनेसा वाज इन्वेंटेड इन द 19th सेंचुरी, वन ऑफ द फ्रेंच ऑथर रोट मैन रीफाइंड हिमसेल्फ, एक तरह से अपने आप को फिर से फाइंड कर रहा है।
In Italy, it started in the late 13th 14th century. This was the time when Roman Catholic doctrine was declining. The interest started developing in the Greek and Latin text. Socrates, Plato, Aristotle, Seneca, Cicero, Ovid, Virgil, and Plutarch वर द मेन ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस. और एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था, वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल इन 1453 was another factor that brought about Renaissance. Many scholars flewed. इसका जब फॉल हुआ था तो ये सारे वहाँ से भागा थे जो स्कॉलर थे, वो ब्रोड प्रिंटेड बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट टू इटली. एक डच स्कॉलर थे इरास्मस, वो भी एक तरह से चर्च जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उसके काफ़ी अगेंस्ट थे. मतलब ये एक तरह से जो पॉप था उसके अथॉरिटी को तो डिक्लाइन नहीं कर रहे थे कि किंग को सुप्रीम होना चाहिए, पॉप को नहीं. पर इन्होंने बोला भी जो इस टाइम चर्च में चल रहा है, एक तरह से जो सिस्टम है कि सिन अपने सिन को कन्फेस करो, जो क्लर्जी मैन थे उनको पैसे दो, तो ये उस चर्च में रिफॉर्मेशन चाहते थे. ये चाहते थे कि जो पुराने क्रिश्चियन बिलीफ है ना वो फॉलो होने चाहिए, जो पुरानी क्रिश्चियन लर्निंग है या टीचिंग है वो आनी चाहिए. जो चर्च में रिफॉर्मेशन होना चाहिए, जो करप्शन है वो ख़त्म होना चाहिए. तो डच स्कॉलर इरास्मस है, इनका एक वर्क था प्रेज ऑफ फॉली. तो ये भी रिफॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है. और किंग मार्टिन लूथर किंग थे, वो मॉन्क थे, एक तरह से जर्मन मॉन्क थे. तो उन्होंने भी एक तरह से कैथोलिक चर्च थे उसमें जो बिलीव थे उनके अगेंस्ट अपना मूवमेंट शुरू किया था. 95 थीसिस या लेटर जो बोल सकते हो, कैसल चर्च जो था वाइटनबर्ग में, उसके ऊपर उन्होंने नेल किया था, चिपका दिए थे. और ये वहीं से मतलब एक तरह से रिफॉर्मेशन मूव किया था. वो जर्मन थे तो जर्मनी से इंग्लैंड आया था. और जॉन कैल्विन ने टेक्स्ट लिखा था रिफॉर्मेशन के बारे में, प्रोज लिखे थे इन्होंने. जॉन कैल्विन का प्रोज वर्क था, ये भी एक तरह से जो चर्च में करप्शन है उसके अगेंस्ट था. द इंग्लिश रेनेसा रफली स्टार्टेड फ्रॉम द 1520. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इटालियन रेनेसांस, क्योंकि इटली में तो बहुत पहले शुरू हो गया था और यहाँ पे बहुत बाद में आया. और वैसे भी इसमें फ़र्क था एक तरह से. जो इंग्लैंड में रेनेसा था वो इटली से डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड में जो टेक्स्ट था, म्यूजिक और लिटरेचर जो वर्क लिखे जाते थे, वो एक तरह से डोमिनेंट फॉर्म थी रेनेसा की. और इटली में विजुअल आर्ट थी, मतलब एक तरह से वहाँ पे पेंटिंग बहुत बन रही थी. इट डेवलप्ड इन इटालियन सिटीज ऑफ फ्लोरेंस एंड वेनिस इन द सेफ हैंड ऑफ बोटेसली, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल. ये बहुत वो इम्पोर्टेंट पेंटर माने जाते हैं उस टाइम के. इटली में जब रेनेसा शुरू हुआ था ना, इनका जो विजुअल आर्ट था इस तरह से ये डोमिनेंट फॉर्म था इटली में. विजुअल आर्ट वाज नॉट सिग्निफिकेंट इन द इंग्लिश रेनेसा. तो ये पेंटिंग वगैरह या विजुअल आर्ट है ये इंग्लैंड में नहीं थी. इंग्लिश रेनेसा जिसको बोलते हैं, इटालियन रेनेसा में थी, इंग्लिश रेनेसा में ये नहीं थी. द ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर इंग्लैंड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो लिटरेचर जो वर्क लिखा जाता था, ड्रामा है, पोइट्री है, उसमें जाता था. एंड द प्रिंटिंग प्रेस स्ट्रेंथन इट मोर. तो वर्क को प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, तो बहुत स्ट्रेंथ किया था प्रिंटिंग प्रेस ने, लोगों तक ज़्यादा पहुंचने लग गया था. इन द एलिजाबेथन एज लिटरेरी कल्चर हैड फुली डेवलप्ड. एलिजाबेथ क्वीन के नाम पे एलिजाबेथ एज माना जाता है. तो इन्होंने इनका रेन था 1568 से 1603 तक, एलिजाबेथ क्वीन का जो रेन था. तो इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में रेनेसा बहुत फ्लोरिश हुआ था, आर्ट ने बहुत प्रोग्रेस की थी. और इनको एक तरह से प्रोडक्ट माना जाता है रेनेसा का, एलिजाबेथ क्वीन खुद को भी, क्योंकि इन्होंने मैरिज नहीं की थी. एक तरह से इन्होंने ये बोलती थी कि मैंने नेशन के साथ ही, देश के साथ ही मैरिज कर ली है. तो ये हमेशा अनमेरिड रही थी और बहुत अपनी अच्छी सर्विस दी थी देश को. उस टाइम वो स्पेनिश अरमांडा था, ये इंग्लैंड की जीत हुई थी, तो पूरा जो सी था, पूरा समुद्री एरिया था, उस पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया था. और जो पायरेट्स थे या जो भी थे, उन्होंने पूरा सोना स्पेनिश से लूट कर अपनी क्वीन को दिया था, खुश होकर क्वीन को और रिच बनाने के लिए. तो एलिजाबेथ क्वीन को इसको भी एक तरह से रेनेसा का ही प्रोडक्ट मानते हैं. ड्रामा एंड पोइट्री वर द लीडिंग जॉनर विच गेव ग्रेट नेम्स टू द इंग्लिश रेनेसा. स्पेंसर्स वर्स एपिक द फेरी क्वीन इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ दैट टाइम. This verse epic has had a great influence on English literature, but it was overshadowed when Shakespeare, Watt, and Surrey stepped into the genre of poetry.
तो एक तरह से फेरी क्वीन है वो वर्स है, तो वर्स फॉर्म बहुत लिखी जाती थी उस टाइम पे। लेकिन जब शेक्सपियर आए, शेक्सपियर ने ड्रामा शुरू किया और ड्रामा उनका इतना फ्लोरिश हुआ कि बहुत लोगों को पसंद आने लगा, तो एक तरह से ओवर शेडोड व्हेन शेक्सपियर केम। और उस टाइम के और ड्रामेटिस्ट थे, जैसे मार्लोव थे, जॉनसन थे, क्रिस्टोफर लिली, थॉमस नैश वर द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश रेनेसा। द थिएटर ट्रेडिशन गॉट पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग दिस एज। जो शेक्सपियर थे वो उनका खुद का शेयर था थिएटर में, पार्टनर थे वो, ये एक्टर भी थे और लिखते भी थे। जो मार्लोव है उनके वर्क्स में शेक्सपियर ने और जॉनसन ने दोनों ने ही एक्टिंग की है, मतलब परफॉर्मेंस दी है। द क्वीन हर सेल्फ इज रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ रेनेसा। शी वॉज मैरिड टू द नेशन एंड रोड सम ओकेजनल पोम्स अमंग इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफर्स दिस एज। ऐसे बहुत लिखे हैं फ्रांसिस बेकन ने इस टाइम पे, और थॉमस मोर का वर्क यूटोपिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है रेनेसा टाइम पीरियड का, यूटोपिया, जिसमें सब कुछ परफेक्ट दिखाया गया है। द टूडोर्स ऑफ द 16th सेंचुरी वर हाईली एजुकेटेड। तो टूडोर डायनेस्टी आ गई थी इंग्लैंड में, वो बहुत हाईली एजुकेटेड थे। इट डज नॉट फोकस ऑन द लिटरेचर रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी। द फोकस ऑफ दिस एज वाज एन प्री क्रिश्चियन लिटरेचर विच वाज फ्रॉम ग्रीक्स एंड रोमन्स। This was the time when humanism witnessed its own rise. Humanism is a belief that humans are good by nature and they have something to offer. This belief has shaken to the foundation of religion. तो पहले तो गॉड की सुप्रीमेसी थी और बाद में एक तरह से ह्यूमन को वो बोला कि वो अपने आप में चेंज करके परफेक्ट बन सकता है। तो जो रिलीजियस बिलीफ था वो लोगों का हिल गया था, जैसे डार्विन की बुक के टाइम पे हिला था। इट ऑल्सो मेड फन ऑफ द रिलीजन। England's religious renaissance was flamed up with the lovely love affair between Henry VIII and Anne Boyle. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ था उस टाइम पे। हेनरी एट्थ थे, उनकी शादी हुई थी कैथरीन ऑफ आर्गन से। तो उस टाइम इनको बेटा नहीं हुआ था। उस टाइम यही माना जाता था कि जो फीमेल है वो ही रेस्पॉन्सिबल है बेटा नहीं होने के लिए। तो इन्होंने बोला कि मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप मैरिज कैंसिल कर सकते हो या ऐसा कुछ उस टाइम नहीं होता था। तो जो चर्च की सुप्रीमेसी थी, चर्च इसकी परमिशन नहीं देता था, और वहाँ पे सुप्रीम कौन होता था? पोप होता था। तो जो हेनरी थे इन्होंने एक तरह से इसके साथ कैथरीन ऑफ आर्गन, कैथरीन है इनकी बेटी थी मैरी, जो बाद में क्वीन बनी थी, ब्लडी मैरी के नाम से जानी जाती थी, मैरी फर्स्ट। तो इन्होंने फिर 6 टाइम मैरिज की थी, और मैरिज करने के लिए चर्च से झगड़ा किया या इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया पोप के साथ। तो इन्होंने एक तरह से चर्च को ही ख़त्म कर दिया और अपने आप को सुप्रीम, पोप की जो अथॉरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया और खुद को सुप्रीम बना दिया कि नेशन का हेड भी मैं ही हूँ और चर्च का हेड भी मैं ही हूँ। और एंग्लिकन चर्च बना दी, जो रोमन कैथोलिक थी उसको हटा दिया और एंग्लिकन चर्च बना दी, और खुद नेशन के और चर्च, उसके चर्च के हेड खुद हो गए। और फिर उन्होंने मैरिज की, लेकिन उनकी 6 मैरिज के बाद भी एक ही बेटा हुआ, एडवर्ड फोर्थ। सॉरी, इधर एडवर्ड फोर्थ। तो एडवर्ड फोर्थ थे, ये किंग बने, पर ये थोड़े टाइम के लिए ही किंग रहे थे। उनके बाद मैरी फर्स्ट और फिर बाद में एलिजाबेथ फर्स्ट आई थी। तो एक तरह से जब इन्होंने खुद को हेड बना दिया, तो पहले पोप मानते थे कि ये गॉड के ज़्यादा नज़दीक हैं, अगर और बाद में किंग ने ये कर दिया कि मैं गॉड के ज़्यादा नज़दीक हूँ एक तरह से, और ये सुप्रीमेसी को हटा दिया पोप की। तो उससे बहुत रिफॉर्मेशन आया, एक तरह से रिलीजियस बिलीफ पूरा हिल गया लोगों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेनेसा टाइम पीरियड के। तो रेनेसा का ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।